Hi, good morning. Again, in this video, we will talk about smashed fingers or fingertip injuries. Types of amputations के amputation की types कितनी हैं? Number 1, गुलियोटिन amputation. इसमें आपकी फिंगर शार्प सिंगल कट होता है. ये शार्प एम्पुटेशंस हैं. आपको एक शार्प ऑब्जेक्ट से एक ही सिंगल लाइन में कट लगता है फिंगर के ऊपर. टिश्यू इज कट विद ए शार्प ऑब्जेक्ट और इसमें प्रॉक्सिमल पार्ट में भी और डिस्टल पार्ट में भी मिनिमल डैमेज होता है. टिश्यूज आर मिनिमली डैमेज और ये एम्पुटेशन, दिस इज बेस्ट एम्पुटेशन फॉर री इम्प्लांटेशन. एग्जाम्पल ऑफ सच एम्पुटेशन इज आपको किसी शार्प ऑब्जेक्ट से लाइक ए शार्प नाइफ या हाई एनर्जी टूल जिसमें आगे ब्लेड लगा हुआ है, एक ही जगह से एक ही सिंगल लाइन में आपका फिंगर या हैंड या कोई भी पार्ट कट हो जाता है. बाकी सारे के सारे स्ट्रक्चर्स प्रिजर्व्ड रहते हैं. ऐसी एम्पुटेशन को गुलियोटिन एम्पुटेशन कहते हैं. नंबर 2, क्रश एम्पुटेशन. क्रश एम्पुटेशन की एग्जाम्पल है जैसे टायर के नीचे आपका हाथ आ गया या रोलिंग मशीनरी है उसके बीच में आपका हाथ आ गया. इसमें इम्प्लांटेशन डिफिकल्ट है बिकॉज एक्सटेंसिव टिश्यू डैमेज होता है. ये पूरे का पूरा टिश्यू डैमेज होता है. इसके अंदर नर्व्स, ब्लड वेसल्स, बोन्स और मसल्स बैडली क्रश्ड होते हैं, इसलिए इसमें री इम्प्लांटेशन डिफिकल्ट है. थर्ड टाइप ऑफ एम्पुटेशन इज एवल्जन एम्पुटेशन. एवल्जन एम्पुटेशन पे मल्टीपल लेवल्स पे टिश्यू इंजर्ड होते हैं. जैसे टेंडन्स यहाँ तक इंजर्ड हैं, ब्लड वेसल्स यहाँ तक इंजर्ड हैं, बोन यहाँ तक इंजर्ड है, मसल्स यहाँ तक प्रिजर्व्ड हैं या इसके डिस्टली इंजर्ड हैं. ऐसी इंजरीज को एवल्जन एम्पुटेशन कहते हैं. ये री इम्प्लांटेशन के लिए मोस्ट अनफेवरेबल एम्पुटेशन है. ऐसी एम्पुटेशन में टेंडन्स आर श्रेडेड एंड नर्व्स आर स्ट्रेच्ड एंड रिप्ड फ्रॉम एंड ऑर्गन्स. सो री इम्प्लांटेशन डिफिकल्ट है, मोस्ट अनफेवरेबल टाइप ऑफ एवल्जन एम्पुटेशन एंड स्ट्रक्चर्स को वापस अटैच करना बहुत मुश्किल है बिकॉज दे आर डैमेज्ड एट मल्टीपल लेवल्स. नेक्स्ट, कौन सी एम्पुटेटेड फिंगर हम री इम्प्लांटेशन के लिए कंसीडर करेंगे? नंबर 1, ये गुलियोटिन एम्पुटेशन होनी चाहिए विच मीन्स कि एक क्लीन कट होना चाहिए और नर्व्स और ब्लड वेसल्स मिनिमली डैमेज्ड होने चाहिए. यूजुअली ये वो इंजरीज होती हैं जिसमें शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ आपको एम्पुटेशन हुई होती है. ऐसी एम्पुटेशन में डैमेज भी मिनिमल होता है और कंटेमिनेशन भी मिनिमल होती है. नंबर 3, री इम्प्लांटेशन को कंसीडर करने के लिए मिनिमल इस्कीमिया टाइम होना चाहिए. इस्कीमिया टाइम मतलब वो टाइम जितने में एम्पुटेशन से लेकर आप हॉस्पिटल में पहुंचते हो और आपको री इम्प्लांटेशन किया जाता है. जितनी देर आपकी फिंगर आपके जिस्म से अलग रहेगी उसको इस्कीमिया टाइम कहते हैं. इस्कीमिया टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है री इम्प्लांटेशन के लिए. ऐसा नहीं है कि आप एम्पुटेटेड पार्ट को 24 घंटे अपने पास रखोगे और दूसरे दिन आप हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर को बोलोगे इसको वापस लगा दो. दैट इज नॉट पॉसिबल. कभी भी आपको एम्पुटेशन हो जाती है, आपको उस पार्ट को तकरीबन अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस पे रखना है और आपको एज सून एज पॉसिबल आपको हॉस्पिटल पहुंचना है एम्पुटेटेड पार्ट को साथ लेके. अगर आप एम्पुटेटेड पार्ट का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं अराउंड 4-5 डिग्री सेल्सियस एंड आप टाइमली मैनर में ऐसे हॉस्पिटल में पहुंचते हैं जहां री इम्प्लांटेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, यूजुअली प्लास्टिक सर्जन की जरूरत होती है, तो आपको री इम्प्लांटेशन के लिए कंसीडर किया जाएगा. जितना डिस्टल पार्ट आपका एम्पुटेटेड होगा लाइक ए फिंगर, इस्कीमिया टाइम उतना कम इम्पॉर्टेंट है. लेकिन जितना आपका बाजू या टांग ऊपर से
मतलब प्रॉक्सिमली कटेगा इस्कीमिया टाइम, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिस्टल पार्ट्स के लिए अगर आप पार्ट को कूल करके रखते हैं 4-5 डिग्री सेल्सियस पर और 24 घंटे के बाद भी आपका ट्रीटिंग डॉक्टर रीइम्प्लांटेशन के लिए आपकी फिंगर को कंसीडर कर सकता है। बट अगर आपका हाथ बाजू प्रॉक्सिमली ऊपर से कटा है तो 6 से 10 घंटे तक भी रीइम्प्लांटेशन हो सकता है, कंसीडर ना हो। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपकी फिंगर अगर एम्पुटेट हो जाती है तो आपको उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। पहला तो ये है, यू शुड प्रिवेंट एम्पुटेशन ऑफ योर फिंगर। लेकिन अगर आपकी फिंगर एम्पुटेट हो जाती है या आपका बॉडी का कोई भी पार्ट आपकी बॉडी से अलग हो जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, इमीडिएटली क्या करना है हॉस्पिटल पहुंचने से पहले। रिमेंबर, इट इज ए